हाथों में मिठाई का डिब्बा और चमकते हुए चेहरे के साथ खुशी से चहकते हुए सुहासिनी सुहासिनी पता है कहते हुए कमरे में घुसी नीलिमा। सुहासिनी ने चौंकते हुए पूछा, अरे क्या है, इतनी बावली क्यों हुई है? नीलिमा बोली, अश्विन भैया ने शादी के लिए हां कर दी। दिल के गहरे किसी कोने में 7 दरवाजे के भीतर छिपे प्रेम को बिखरने से बचाते हुए हाथ में लिए भूरे रबर बैंड को खींच तान कर बालों में लगाने की बेवजह कोशिश करती हुई सुहासिनी ने पूछा, अच्छा तो तुम्हारे भैया तैयार हो गए घोड़ी चढ़ने के लिए? नीलिमा फिर चहक उठी। हाँ हाँ सुहासिनी, पहले तो मना कर रहे थे, ऐसा तेवर दिखा रहे थे जैसे शादी ही नहीं करेंगे, पर भाभी को देखते ही प्रेम के पंख फैलाकर आकाश में उड़ने लगे। ये सुन गहरी टीस में डूबने लगी सुहासिनी। फिर उसने बड़ी सतर्कता से नीलिमा का हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, अरे जरा हमें भी तो बताओ, कौन है वो मोहतरमा, क्या नाम है उनका? नीलिमा बोली, अरे वो अपनी बनारस वाली मौसी के किसी रिश्तेदार की बेटी हैं, प्रेरणा नाम है उसका। पता है, उस बड़ी बड़ी आम की फाकों जैसी आंखों वाली ने जैसे ही अपनी मीठी आवाज में गाना सुनाया, भैया तो ढेर हो गए और अपने सारे तेवर ताक पर रखकर झट से शादी के लिए हां कर दी। मुझे लगता है उसकी बड़ी बड़ी आंखों और हंसी के वक्त गालों में पड़ते गड्ढे ने सचमुच सबका मन मोह लिया। अम्मा तो जब से बनारस से आई हैं तब से उसकी तारीफों का अध्याय पूरे मनोयोग से मंत्र की तरह पढ़ी जा रही हैं। ये सब सुनकर भीतर ही भीतर दरक सी उठी सुहासिनी। एक उदास मुस्कान अधरों पर सजाए बोली, जरा फोटो तो दिखाओ अपनी प्रेरणा भाभी की। नीलिमा बोली, अरे मोबाइल तो अम्मा के कमरे में पड़ा है। सुहासिनी अपने अपने मनोभाव को छिपाने की कवायद में जुटी थी। इसी बीच नीलिमा ने मिठाई के डब्बे से एक बड़ा कलाकंद उसके मुंह में डाल दिया, ये कहते हुए कि शादी के सगुन वाला ये सबसे बड़ा पीस मेरे भैया की शादी तय होने की खुशी में तेरे मुंह में। जवाब में सुहासिनी खुश होने की एक्टिंग करते हुए अपने रुआ से चेहरे पर खुशी का थोथा वरक चढ़ाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच पीछे से अम्मा आई कमरे में। अरे सुहासिनी, आज तो मैं बहुत खुश हूं, आखिर मेरे अश्विन को लड़की पसंद आ ही गई। खुशी से भरी हुई वो बोली, मेरी बहू के लिए अब साड़ी और अंगूठी तुम्हें ही पसंद करके लानी होगी, तुम्हारी पसंद हम सबको बड़ी भाती है। सुहासिनी खुश होने का सुहाग करते हुए अम्मा से गलबैयां करते हुए बोली, हाँ अम्मा, अब जब तुम बहू वाली हो ही गई हो तो तुम्हारा काम करने के लिए कोई आ ही जाएगा, पर मुझे भूल न जाना। अम्मा बोली, चल हट, गर्दन ना तोड़, और हाँ मैं भूल ना जाऊं इसलिए बता रही, एक अच्छा सा उत्सव गीत तैयार कर लेना शादी में गाने के लिए। सुहासिनी अंदर से टूटती दरकती रही और गर्दन हिलाते हुए बोली, हुक्म की तामील होगी अम्मा। अम्मा हुलस कर सुहासिनी के सिर पे हाथ रख वात्सल्य भाव से बोली, देख बुरा ना मानना, तू मेरी किराएदार नहीं बिल्कुल बेटी है, तभी ऐसे कह देती हूं। अच्छा सुन, बगीचे से पपीता लाई हूं, जल्दी आ जा मेरी तरफ, सब साथ में खाते हैं। अम्मा और नीलिमा कमरे से बाहर चली गई। सुहासिनी उन्हें नम आंखों से बाहर जाते हुए देखती रही और कुछ पल बाद ही वो मुंह में अपनी ओढ़नी डालकर फपक फपक कर रोने लगी। शायद उसके अंतस के 7 दरवाजों के भीतर छुपा अश्विन का प्यार उससे लगाव कचोट रहा था। अचानक उसके कानों में नीलिमा के पायल की छन छन फिर सुनाई दी। वो झट से बिस्तर से उठी और फर्श पे झुककर नीचे बिछी दरी को ठीक करने का अभिनय करते हुए बोली, अरे नीलिमा, तुम क्या हुआ, कुछ रह गया क्या कमरे में? नहीं नहीं, मोबाइल में फोटो दिखानी थी, लो फोटो तो देख लो प्रेरणा भाभी की। सुहासिनी हाथों में मोबाइल ले मुडेर पर जल रहे अधबुझे दिए की तरह शांत हो गई। उसका निरीह प्रेम जो दिल के 7 दरवाजों के पीछे शांत छिपा था, उसमें कसक सी उठी। फिर भी वो आवाज में मिठास घोलते हुए बोली, अरे हाँ, सचमुच बड़ा अच्छा मुस्कुराती हैं तेरी प्रेरणा भाभी। नीलिमा पैसों का पैकेट देती हुई बोली, अम्मा ने साड़ी लाने के लिए पैसे दिए हैं। सुहासिनी पैसों को मुट्ठी में भर अपनी ही नियति पर हंसती हुई बोली, ठीक है, कल लाती हूं। अगले दिन सुहासिनी अपने ही शहर की एक दुकान पर भारी मन से पहुंची। भैया, गाढ़े रंग में कांजीवरम या बनारसी सिल्क की साड़ियां दिखाओ। वधु आगमन की पहली रात को सुहासिनी मोहम्मद रफी के गानों को सुन आंखें नम करती रही।
छत पे घूम घूम निहारती रही चांद को और बड़ी बेचैनी से याद करती रही उन पलों को जब पिछले बरस गुप्तार घाट पे अश्विन ने जबरदस्ती उसे प्याज की पकौड़ियां खिलाई और अम्मा से बड़े ही अधिकार पूर्वक स्वर में कहा था, अरे अम्मा, इसको आदत डालनी पड़ेगी प्याज खाने की। आंखों में प्रश्न लिए खुद को ही कोसती सी मन ही मन बोली सुहासिनी, आखिर क्यों? मैं कुछ ना बोल सके, ना ही अश्विन कुछ पूछ सके, बस नैनों से कोशिश की। इसी कश्मकश में पूरी रात बीत गई। अगली सुबह वो धानी रंग की साड़ी पहन, छोटी सी बिंदी लगा, मैचिंग चूड़ियां पहन, सज धज कर वधु आगमन से पहले पहुंच गई नीलिमा के आंगन में। एक हाथ में चाय की केतली, दूसरे हाथ में समोसे की प्लेट ले सबको बांटती हुई सक्रियता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। चारों तरफ प्रेरणा और अश्विन के नाम के हास परिहास शूल की तरह उसके मन पे चुभ रहे थे। वो अपने दबे प्रेम को छिपाने में असफल हो रही थी। तभी उसके कानों में आवाज टकराई, दुल्हन वाली गाड़ी आ गई, दुल्हन वाली गाड़ी आ गई। सारी औरतें घर के बाहर की ओर निकल गईं, पर वो खिड़की के पास खड़ी रही, चाहते हुए भी बाहर ना आ पाई। आखिर ईर्ष्या ने उसे कब्जे में ले ही लिया। वह ऐसे देख रही थी जैसे उसके जीवन के अमंगल का कोई अशुभ प्रतीक प्रेरणा के रूप में प्रत्यक्ष आ गया हो। तभी पीछे से नीलिमा हाथों में दस्तरी, चावल, कलश, सूप लिए उसका आंचल खींचने लगी। सुहासिनी, चलो बाहर, प्रेरणा भाभी आ गई हैं। सुहासिनी हाथ झटक कर वेदना के साथ बोली, नहीं तुम जाओ, मैं बाहर नहीं आऊंगी। नीलिमा कुछ समझ ना पाई और चली गई। अम्मा, नीलिमा सहित सारी औरतें मंगल का पर्याय बनी नई दुल्हन को घर में प्रवेश कराते हुए सीधे पूजा घर में ले गई। सुहासिनी दूर कमरे की खिड़की के पास खड़ी स्तब्ध थी, पर अगले ही पल उसने सोचा कि कहीं कोई मेरे मन का भेद जान ना ले। वो भी पूजा वाले घर में पहुंच गई। इस बीच बगल में बैठी सुधा भाभी ने उसके चेहरे के आते जाते रंग को भांप लिया और केहूनी से उसे हिलाते हुए पूछ दिया, क्या हुआ सुहासिनी? कुछ तो नहीं हुआ भाभी, कहते हुए ताली बजाकर वो गाने में शामिल हो गई और कुछ देर बाद सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में भाग आई और बिस्तर पर लुढ़क गई। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर खट खट की आवाज सुनाई दी। ये काम वाली थी। सुहासिनी ने उससे पूछा, तुम बताओ चाची, कैसी लगी दुल्हनिया? पर उसने अभी उसे ठीक से देखा नहीं था। सुहासिनी बोली, उसके बड़े बड़े नाखून, कलर्ड बाल की झलक मिली थी, मुझे तो बड़ी फैशनेबल लग रही है। काम वाली बाई सिर का आंचल संभालते हुए बोली, अरे दीदी, आपके जैसे सभी सुंदरता लेके पैदा नहीं होते, कुछ को सुंदर बनना होता है। यह सुन राजरानी की मुद्रा में सुहासिनी ने जोर का ठहाका लगाया। पत्नी और प्रेमिका के बीच प्रेम का बहनापा हो ही नहीं सकता। चाहकर भी वो अपने प्रेमी की परिणीता के प्रति अपने मन में प्रेम का आविष्कार नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह सुहासिनी ने एक पत्र अम्मा और नीलिमा के नाम लिखा और उनका किराए का वो मकान छोड़कर चुपचाप निकल गई। सुहासिनी नामक इस कहानी की रचनाकार सुप्रिय मिश्रा हिंदी और समाजशास्त्र से परास्नातक और विधि स्नातक है। कविताएं, लेख, संस्मरण लिखती हैं और इनकी कई पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं।